दियार गैर में जीने की कुछ सबील करो, दियार गैर में जीने की कुछ सबील करो, हरा है जख्म तो भरने में कुछ, हरा है जख्म तो भरने की कुछ सबील करो। जनाब आज हमारे मेहमान ख़ास हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत है उनकी और आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत है। और आपके वालिद जनाब हमायत अली शायर भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे और बुलंद अकबाल साहब आज हमारे दरमियान हैं। मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपके मैं देख रही थी कि काफ़ी कारनामे हैं, तो उन पे अगर रोशनी मुख्तसर भी मैं डालूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बहुत मुख्तसर करके आपके बारे में कुछ लिखा है कि आपके वालिद जनाब हमायत अली शायर पाकिस्तान के एक मायनाज शायर थे और बहुत बड़े शायर थे, अदीब थे और फिल्म साज, नगमा निगार, ड्रामा निगार, और ये एक इल्मी शख्सियत थी उनकी, पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाने वाले। और आपकी वालदा महराज नसीम, मैं सही नाम ले रही हूँ, अफसानों के हवाले से जानी और पहचानी जाती हैं। आप बुलंद अकबाल डॉक्टर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, टीवी के कई प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया है और आपने डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज हेल्थ में डिग्री ली है। आपने कनाडा में भी चीफ ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहे हैं आप, और ये कि गुज़िश्ता 15 साल से आपके अफसाने पाकिस्तान और दुनिया अदब में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और आप मुसलसल अफसाने और फ़लसफ़ों के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। कुछ अरसे से आपकी नावल निगारी, फ़लसफ़े और तारीख़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये कि टीवी पे मुसलसल प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आपके अफसानों में फ़रिश्तों के आंसू और मेरी 51 कहानियाँ, आपकी मशहूर नावल टूटी हुई दीवार और खोए हुए सफ़ात, जिनके सिंधी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी तर्जुमे हो चुके हैं। आपके मज़ामीन में एक मजमुआ सारे ही मोहब्बत नामे मेरे, बहुत खूबसूरत तख्लीक़ और अदबी शख्सियात, खतूत और गुफ्तगू पर मुश्तमिल हैं। आपके नावल्स के अंग्रेज़ी तराजुम अमेरिका और कनाडा के कम व बेश तमाम बुक स्टोर पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आपने कनाडा के कई चैनल पर भी सियासत, अदब, फ़लसफ़े और तारीख़ पर रोशनी डाली है और ये कि बहुत खूबसूरत शख्सियत है। आज मैं उनको स्टूडियो में देखकर बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरी यही कोशिश थी कि मैं कभी इनका इंटरव्यू अपने चैनल से करूँ, तो ये आज हमारी खुशनसीबी है और आज को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मौजूद हैं। नहीं, शुक्रिया तो मैं अदा करूंगा आपका कि आपने मुझे इतनी इज्जत अफजाई की फरमाई मेरी, और सच्ची बात तो ये है कि इतना डिटेल में तारुफ की जरूरत नहीं थी, काम तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ। आपने बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं, तो आप कहते हैं कि आप फ़लसफ़े पे ज़्यादा आपने जोर दिया है, अदबी मौजू को ज़्यादा चढ़ा, ख़ासतौर पे मगरबी दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम के दौर को, और ये सारी किताबें जो आ चुकी हैं। अब तक कितनी किताबें आपके आ चुकी हैं? जी, अब तक लगभग 6 किताबें आ गई हैं। अच्छा। 2 तो नावल हैं, जैसे कि आपने फरमाया, टूटी हुई दीवार और खोए हुए सफ़ात। हाँ। 2 अफसानों के मजमूए आए। पहला फरिश्ते के आंसू आया था। हाँ। वो इमीडिएटली 2001 के बाद के 4-5 सालों में लिखा था। उस जमाने में मैंने नया लिखना शुरू किया था, अम्मी की डेथ हो गई थी। ऑल दी वे मेरे अंदर एक खासा टूट फूट का अमल कहूँगा मैं चल रहा था, और बनने समझने का भी कहूँगा अमल चल रहा था। जी, क्योंकि ये माओ की तरबियत इसी तरह की होती है, बेशक, कि वो जब आपकी जिंदगी से निकल जाती हैं तो भी आपको अलग तरीके से संवार जाती हैं। हाँ, वो आपको टूटने नहीं देती। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ शायद होता चला गया और मैं अपने गम पहले तो कुछ नज़मों में लिखने कोशिश करता रहा। हाँ। मगर फिर ग्रेजुअली मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा मैदान नहीं है, ये तो खुदा की दी वदियत होती है, तो वो मेरे नसीब में नहीं थी। मगर किसी हद तक मेरे अंदर क्रिएटिव जीन जरूर थी, जो मेरा ख्याल है मेरे वालिद से मुझे वो उस पूरे ब्रेकडाउन में जब मैं अपनी माँ के, अम्मी के जो सानेहा से गुजरा, क्योंकि वो सानेहा वाकई ऐसा था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और सडनली होता चला गया था। और मैं बहुत ज्यादा, जैसे कि तमाम बच्चे होते हैं अपने माँ से अटैच, मैं भी अटैच था। बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी के 30-32 साल इनिशियली जैसा कि होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फेलोशिप, अमेरिका आना, अपने आप को तो वो पूरा अरसा एक ज़िंदगी में जैसे बच्चे होते हैं मेडिसिन में ख्वाब में मुब्तला हैं और कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखना है, हंस रहे हैं, खुश हैं, दोस्तों में मगन हैं और बस
और फिर सडनली ये ब्रेक डाउन आ गया और अम्मी चली गई जिंदगी से, और फिर हर चीज टूटती फूटती चली गई। तो फिर मेरे घराना हमारा कोई बहुत ज्यादा मजहबी नहीं है, अब्बू ने खासा खुला रखा है मामला, सेकुलर अंदाज हमारी फैमिली का है पूरा इस जो पस मंजर, और मतलब आजादी है। ये नहीं कहूँगा कि हमारे घर मजहब भी खूब प्रैक्टिस होता है, अम्मी नमाज पढ़ती थी और बहन भाई बहुत से हैं ऐसे जो बहुत नमाज वगैरह पढ़ते हैं। मगर मैंने जब थोड़ा बहुत कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा इंग्लिश में या उर्दू में, जो भी समझ में आया मुझे, कुछ और चीजें भगवत गीता पढ़ के देखा, कुछ फिलॉसफी के अंदर घुस गया, कुछ मेटाफिजिकल साइंस, ये वो हर चीज मुझे समझ में नहीं आया। ये मौत का जो सिलसिला अचानक तो फिर एक क्रिएटिविटी दूसरी तरफ निकल गई, मैंने राइटिंग शुरू की। तो मेरा 3-4 साल बाद बैक टू द सब्जेक्ट अफसानों का मजमुआ फरिश्ते के आंसू आया। फरिश्ते के आंसू, जी फरिश्ते का बड़ा मुनफरिद नाम और बड़ा खूबसूरत। उसके अंदर क्या था, मतलब फरिश्ते के आंसू किस मौजू को आपने चुना था? वो बेसिकली तो वो अगर उसको मेटाफोरिकली एक्सप्रेशन देखें तो कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मेरे अपने ही कुछ शायद आंसू होंगे अपनी माँ के लिए, बेशक बेशक, मगर और फिर देखिए जहां तक पैशन की और गम की बात आती है तो आदमी जिस्म से बाहर निकल जाता है, तो उसमें फिर फरिश्ते के मीनिंग्स वो नहीं होते हैं जो मजहबी मीनिंग्स हैं, है ना, उसके कुछ और डायनेमिक्स बन जाते हैं। तो उसी डायनेमिक्स में मैं भी शायद निकल गया, और फिर वो चीज पर्सनल प्रॉब्लम से निकलकर, जैसे फैज ने कहा था, सोशल और पॉलिटिकल और जो कुछ भी सराउंडिंग्स है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती चली गई। तो फिर उसमें जो अफसाने हैं 29-30 अफसाने हैं, उन अफसानों में ज्यादातर वो प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे लिए सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, कि दुनिया जो है वो किसी और तरीके से डेवलप हुई है, मजहबी और गैर मजहबी बुनियादों पर, तारीख और समाज के एतबार से, और हमें कुछ और अंदाज में मिली। तो वो फिर मौजुआत मेरे समाजी मौजुआत भी हैं उसमें, मजहबी मौजुआत भी हैं उसमें, फिलोसफिकल मौजुआत भी हैं। तो इस तरह की स्टोरीज मैंने लिखी और किसी हद तक मेरे अंदर से कैथारसिस हुआ और मैं रिलैक्स हुआ, कहना चाहिए। मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया, मतलब मैं मेडिसिन की दुनिया से निकल कर बहुत जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई मेरी, और मैं लिटरेचर की दुनिया में आता चला गया। वाह। तो यूं मैं फरिश्ते के आंसू, और फिर उसके बाद एक अस्तराबी कैफियत थी, बेचैनी थी जो आपकी जिंदगी में, तो आपको ऐसा लगा कि उस रास्ते पे मुझे थोड़ा सुकून मिला, और फिर आपने लिखने का, आपने कलम का सहारा लिया अपनी इस बेचैनी को, अस्तराबी कैफियत को दूर करने के लिए। एक सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे भी याद आया, जहन से ना निकल जाए। हेगल का फलसफे की बात आपने की था, हेगल के फलसफे में एक है कि थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस है। वही प्रोसेस कमोबेश जब मैं अपने पर इम्प्लीमेंट अभी भी मुझे ख्याल आया करके देखता हूँ, तो एक थीसिस का प्रोसेस था, एक पूरी टूट फूट का अमल था। फिर एक एंटीथेसिस हुआ कि मैंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की, और फिर एक जिसे कहते हैं ना उबाल नीचे उतर के बैठ गया, फिर सिंथेसिस शुरू हुआ। फिर मैंने मेरी 51 कहानियां लिखी, फिर मैं नॉवल निगारी में गया, और फिर मैंने टूटी हुई दीवार लिखी, खोए हुए सफात लिखी। तो मेरा फिर स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता चला गया। तो यही वजह है कि जो मेरे नॉवेल्स हैं उसमें पॉलिटिकल मौजुआत हैं, उसमें दूसरे तरह के मौजुआत हैं कि रंग, नस्ल, मजहब क्यों इंसानियत के लिए एक प्रॉब्लम बन गए, इस तरह की चीज। आप फलसफी हैं, मैं कह सकती हूँ, आपको जाहिर है आपकी सोच फलसफाना है और बड़ी गहरी बात करते हैं आप, इतने डीप में जाकर के ये सारी स्टोरी आपने लिखी है। तो मैं ये देखती हूँ, जहां तक आपके सारी चीजों पे मैंने रोशनी डाली है, कि मेडिसिन एक अलग चीज है, ठीक है, और फिलॉसफी बिल्कुल अलग सी चीज है, और आपने जिस मौजू को छेड़ा है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे फरिश्तों के आंसू लिखा और खोए सफात, 51 कहानियां, तो ये सारी बड़ी, मतलब ये आम कहानी से हटकर मुझे लग रही है बिल्कुल। जैसे आम लोग नावल लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यू भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ जब टाइम मिलता है, लेकिन आपकी जो बातें हैं बहुत सबसे हटकर मुझे लग रही हैं, क्योंकि ये एक फ़लसफ़ी की बातें हैं। तो आप यहाँ से आपका शुरू होता है सफ़र मेडिसन से। जब आपने लिखने से पहले की बात मैं कर रही हूँ कि मेडिसन में आप आए, तो कैसे क्या था कि आपको ख्याल आया कि मेडिसन में आपने अमेरिका से किया या कनाडा से किया था? मैंने ग्रेजुएशन तो डाउ मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि आपने फरमाया, हाँ जी किया था। उसके बाद 2-4 साल में पाकिस्तान में रहा और कोशिश करता रहा कि इसी तरह आ जाऊं, क्योंकि वहाँ जॉब्स के मसाइल थे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं न्यूयॉर्क आया। वहाँ माउंट वर्नन हॉस्पिटल एक न्यूयॉर्क में है जो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड है। वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंटरनल मेडिसिन में। फिर मैंने फेलोशिप की ऑरेगन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी से जीरियाट्रिक मेडिसिन में। फिर मैं कनाडा आ गया, क्योंकि
अम्मी की जब तबीयत खराब हुई थी तो अम्मी हाँ। के पास विजिटिंग वीजा इत्तेफाक से मौजूद था, तो मैं अम्मी को लेके दौड़ता रहा था उस जमाने में, कभी अमेरिका कभी कनाडा, किसी तरह से लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि उनका कैंसर वगैरह हो गया था। तो अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हॉस्पिटल में भी आई इस दौरान, फिर यहीं उनकी डेथ हुई, फिर यहीं उनकी तदफीन हुई। तो मुझे लगा कि जैसे अब कनाडा से एक सन ऑफ सॉइल वाला सिलसिला यूं डेवलप हो गया। अच्छा। तो फिर हमारी फैमिली ऑलमोस्ट एक के बाद एक माइग्रेट होती चली गई, क्योंकि अम्मी से कुछ हमें हमारी अटैचमेंट करती घर की ना, अबू भी उनके आसपास, हर आदमी उनके इर्द गिर्द घूमता था। जस्ट लाइक मैं अगर आप इसको मजहबी लफ्ज ना लें तो एक हमारे घर का काबा समझ लीजिए। बिल्कुल होती है माँ, बिल्कुल माँ की यही अहमियत है और वही हैसियत भी है। बिल्कुल। बस फिर हम सब लोग इधर आ गए, नतीजा है कि अब वहाँ एक या दो बहन भाई अपनी जॉब्स की वजह से रह गए थे, वरना उनका भी दिल यही था कि वो सब कनाडा ही आ जाए, इसलिए क्योंकि अम्मी यहाँ थी। फिर डैडी भी यही रहे 10-12 साल तक, आपको पता ही है। जी जी। और फिर उनकी डेथ हुई, अब वो पिकनिक में अम्मी के। हाँ, जी जी, बिल्कुल। आपके डैडी के भी तो भाई नाम बड़ी इज्जत एहतराम के साथ मैं लेती हूँ, और इनकी किताब है ये कुलियात हमायत अली शायर। हमायत अली शायर कोई एक छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि उनके साहबजादे आज हमारे दरमियान हैं, और बहुत खूबसूरत ये किताब, बहुत खूबसूरत किताब, और ये कि बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए। जी बिल्कुल, बहुत काम किए, बहुत अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, फिल्म की, और ये और वो सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गुर तो आप में भी हैं, उनमें तो और सब भाई बहनों में भी ये सारी चीजें है। बिल्कुल है, अलग तरह से है, अलग तरह काबिलियत तो सब में है। हाँ, बहुत है, बिल्कुल सब ये जीन्स में होती है। हाँ, ये है ना, कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं, कुछ में कुछ ज्यादा सा मैं चूंकि जेनेटिक्स वगैरह पढ़ता रहा हूँ अपनी मेडिकल साइंस के दौरान। तो मुझे समझ में आया है कि शायद मेरे अंदर भी इनहिबिटेड थी, लेकिन अम्मी का जो ट्रॉमा था उसने उसको थोड़ा सा एक्सपोज ज्यादा कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैंने उसको सीरियस लिया, बहुत संजीदगी से लिया उस चीज को। दूसरे बहन भाई ने भी सीरियस लिया, बिल्कुल, उन्होंने भी अपने अंदाज से उसका इजहार किया। बल्कि अम्मी के ऊपर एक किताब लिखी, हम सब बहन भाइयों ने बैठकर, डैडी के कहने पर, बड़ी बहन जावेदा मीर के कहने पर, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पढ़ाती थी, आजकल रिटायर्ड है। उन्होंने कहा कि भाई हमें बुलंद एक किताब लिखनी चाहिए। मैं भी किसी हद तक उसमें शामिल हुआ, डैडी भी तो जाहिर बात मरकज थे। और उस किताब में हम लोगों ने, सब बहन भाइयों ने मिलकर, तमाम रिश्तेदारों में बहुत मकबूल थी अम्मी, बहुत सब पसंद करते थे उन्हें, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी, पर्सनैलिटी ऐसी बड़ी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी उनकी। तो उन्होंने सबने मिलकर उनका आर्टिकल, शायरी, मज़ामीन, तो एक किताब हमारी अम्मी जान के नाम से उनकी डेथ के 1 साल के बाद फिर हमने मुरतब की। वाह, बहुत बड़ा कारनामा है ये, बहुत खूबसूरत बात है कि वाकई माँ ऐसी अहमियत वाली चीज होती है, उसका कोई नमल बदल दुनिया में नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि माँ तो माँ होती है, वाकई ये आपकी नहीं, हर एक की माँ। और आपकी अटैचमेंट तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपने जिस तरह से उनका जिक्र किया इस खूबसूरती से। तो ये जो आपने मेडिसिन पढ़ा था, तो क्या आपको ख्याल आया था कि इंग्लिश में आपकी बुक लिखी जाए? उर्दू में तो सब लोग लिखते ही हैं, इंग्लिश में और सिंधी में जो आपने किताबें लिखी? मैंने इंग्लिश, हिंदी में मैंने नहीं, इंग्लिश में उसके तर्जुमे किया जी हाँ। जैसे टूटी हुई दीवार का ट्रांसलेशन पहले एक और हमारे दोस्त हैं उन्होंने किया था, जावेद साहब ने। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं भाई इसको किसी इंग्लिश राइटर से ट्रांसलेट करा लिया जाए। तो फिर एक और राइटर थे हमारे कैनेडियन, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। फिर मैं भी किसी हद तक उनके साथ शामिल हो गया था। तो इस तरह से, और मेरे बेटे जोजैर भी, तो अच्छा। हाँ जी, वो भी बड़े शौकीन है अदब के, तो हमने बैठकर फिर इसको ट्रांसलेट किया। तो एक मिला जुला काम है इंग्लिश ट्रांसलेशन का, ये वाला ब्रोकन वॉल के नाम से ये ब्रोकन वॉल, ये खूबसूरत किताब अभी मेरे हाथ में जी, बड़ी खूबसूरत किताब है, और कभी भी टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या ये आप अगर आम आदमी पढ़ना चाहे आपकी किताब की, तो आपने अवेलेबल है जी, अमेज़न पर भी है, चैप्टर पर भी है, जितने भी हमारे बुक स्टोर्स हैं ना नॉर्थ अमेरिका में, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आपको पता है अवेलेबल है। जी 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 हाँ, अवेलेबल है, अमेज़न में भी है और दूसरी जगहों पे भी है, ये किताब आप पढ़ सके। और ये दूसरी जो एक और है आपकी, ये जी मिसिंग पेजेस, ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेट, ये हमारे इंडिया में एक होती हैं ट्रांसलेटर, उन्होंने किया था। अच्छा जी हाँ, वो ये उनका काम था, वो चाह रही थी कि मैं करूँ आपकी किताब ट्रांसलेशन। हाँ, मिसिंग पेज, अंजुम नाम है उनका। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। लखनऊ ये तो 2 किताबें आपने इंग्लिश में उनके तर्जुमे किए, आपने ट्रांसलेटेड है। इसी तरह सिंधी में ट्रांसलेशन हुआ हैदराबाद में, हमारे कुछ एक हैं करम फरमा जुम्मन शाह, उन्होंने जब ये किताबें पढ़ी तो उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपके ट्रांसलेट कर। ये नॉवेल है सर? जी, ये वही है, टूटी हुई दीवार है, और इसका तर्जुमा उन्होंने किया पगल दीवार के नाम। अच्छा, ये सिंधी में। तो क्या सिंधी आपको आती है? नहीं, मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये आप देखें कि आपके चाहने वाले, पैदा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, आपके चाहने वालों की मोहब्बत है सर। हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि उसके तर्जुमे इन्होंने, हाँ, बात जाहिर सी बात है कि ये लोगों की चाहत है, मोहब्बत है कि उन्होंने
सिंधी जुबान में आपकी किताब की तर्जुमे की उन्होंने। दीवार फंडामेंटलिज्म पर है, जी हाँ, एक्सट्रीमिज्म पर है, जो पाकिस्तान में आजकल फैला हुआ था पिछले 10-15 सालों से। हाँ, ये उसके बैकग्राउंड। अच्छा, ये भी सिंधी में? ये सिंधी में जी। ये जो है खोए हुए सफात है, ये भी जमन ने की, जमन शाह ने। वाह, खोए हुए सफात में होते हैं उनकी। जी वाह, बहुत खूब। खोए हुए सफात में क्या किस मौजू को चुना? ये नावल है पूरी जी। इसमें असल में बुनियादी थीम यही है कि जो वॉर होती हैं, चाहे वो वॉर कहीं पर भी हो, दुनिया में किसी भी जगह हो, लेकिन उसके जो विक्टिम होते हैं वो हम जैसे मासूम लोग कहूंगा मैं होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जिनकी कोई बड़ी आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनका कोई बड़ा नजरिया नहीं होता, वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मोहब्बतों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, या एक अपना उनका कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता लाइफ का इस हवाले से कि वो किसी वतन के खिलाफ हैं या किसी मजहब के खिलाफ हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ। मगर वो बेचारे सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड होते हैं, वो मसाइल सबसे ज्यादा उन्हीं पे आते हैं। आजमाइश भी बुनियादी असल में मौजू यही है कि जब कभी भी रंग, नस्ल, मजहब के ऊपर जंगें हुई, और चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से, मैंने इसके अंदर पूरे पिछले 50 से 70 साल का अरसा कवर किया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी हुआ था यहूदियों के साथ, उसके असरात सिर्फ वहीं नहीं रुके, बल्कि उसके असरात हमें पूरी दुनिया में फैलते हुए नजर आए। और वो चीज हत्ता के पाकिस्तान तक, जो मेरा मेन जो प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है वो असल में एक भागी हुई पोलिश औरत है जो हिटलर के मुजालिम से भागकर कराची में पनाह लेती है। तो फिर यूं मैंने उस सिलसिले को सेकंड वर्ल्ड वॉर से हमारे जो बांग्लादेश के साथ हुआ था मसला, 71 के जो सान्या हुई उसमें, और फलस्तीन, तो ये सारी चीजों को मैंने मिलाने की कोशिश की, बताया कि देखें जंगे किसी भी मौजू पर किसी भी वजह से हो, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग जो मरते हैं ना, वो हम जैसे लोग होते हैं, जैसे पॉलिश है या बिल्कुल आम लोग होते हैं। नहीं देखिए ना सर, तो अभी भी तो उनके असरात हैं, अभी भी हैं। आजकल फलस्तीन में, आजकल देखें जो कुछ भी हो रहा है फलस्तीन में, तो आप देखें वो सिलसिला तो इस तरीके से। ये आपकी किताब, ये नई किताब मुझे लग रही है बिल्कुल भी, और ये कि मगरबी अदब अफलातून से माबदियत फ़लसफ़े पोस्ट मॉडर्न आज़मत तक के डॉक्टर बुलंद अक़बाल की खूबसूरत किताब है। इस किताब में ये नॉवेल तो नहीं है सर? नहीं, ये मगरबी अदब पर है। ये मगरबी अदब पे, आपने मगरबियत पे ये देखिए, 2000 साल की तारीख है मगरबी अदब की, 2000 साल की तारीख है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी उससे पहले की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 साल पहले से मैंने सिलसिला शुरू किया। ये बहुत खूबसूरत किताब मेरे हाथ में, ये नई किताब है इनकी, बुलंद अक़बाल साहब की, और आप लोग जरूर पढ़िएगा, और बहुत मालूमाती किताब है, इसको जरूर पढ़ने चाहिए। मगरबी अदब में जो कुछ भी हुआ 200 साल पहले, उस पर आपने रोशनी डाली, 2500 साल, जी बिल्कुल, उस पर रोशनी डाली है आपने, बहुत खूबसूरत। अच्छा जनाब, ये हैं आपके खोए हुए सफ़ात, ये नॉवेल उर्दू का जो मैंने लिखा था जी। ये भी बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वाह, ज़रूर इंशाल्लाह। और ये सर टूटी हुई दीवार, जिसके बारे में भी आपने बताया कि ये सारी चीजें जो थी, ये फंडामेंटलिज्म पर, पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिज्म फैली, और उसमें जो जिस तरह से कोल्ड वार का रोल नजर आता है बिटवीन अमेरिकन और चाइनीज और रशियन, सऊदी अरेबियन इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान में जो कुछ डेवलप हुआ जनरल ज़िया साहब के दौर में, जो 10, 12, 15 साल जो हमारी जिंदगी में अज़ाब बनकर आया, और उसने हमारे मुल्क में सारा क्लाशनकोफ कल्चर फैलाया, और जो कुछ भी फंडामेंटलिज्म आया, मजहबी दहशतगर्दी आई, और इसके साथ अभी तक नजर आ रहे हैं हमें, जिसकी वजह से हमारा मुल्क क्लाइंट स्टेट बनता चला गया। हम अभी उस अलमिया से बाहर नहीं निकले हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो इसमें लव स्टोरी भी डाली है मैंने नॉवेल में, ऐसा नहीं कि खाली सियासी और खुश्क मौजू नहीं है, इसमें लव स्टोरी भी है। वाह, बहुत खूबसूरत होना चाहिए वैसा, बहुत खूबसूरत किताब है। और ये कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं बुलंद अक़बाल साहब, फिर वापस आकर वहीं से इस सिलसिले को जोड़ती हूँ। जी, हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर बुलंद अक़बाल साहब, और हमारी बातचीत हो रही है बड़ी खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज के मगरबी दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है, आज के दौर से लेकर के मगरबी दुनिया तक के हमारे एशियन पीपल्स को बड़े मसले मसाइल, और ये सारे आपने बड़ी गहरी नजर डाली है मगरबी दुनिया में, तो क्या किस मौजू को चुना आपने, क्या आप समझते हैं? हवाले से आप बात कर रही हैं खुसूसन, जी जनरल से बात कर रही हूँ, लेकिन इस पे आपने किताब भी लिखी है मगरबी दुनिया के, जो आपने एक बुक भी है आपका। जी पस मंजर है, थोड़ा सा बताता चलूँ मैं। ये इट्स मोर लाइक असाइनमेंट है। वजह उसकी ये हुई कि यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के कोई स्टूडेंट थे फारूक डोगर, उन्होंने एक बार मुझसे कांटेक्ट किया, बल्कि उनके उस्ताद ने कांटेक्ट किया और कहा कि बुलंद साहब, आपकी जो नॉवेल्स हैं उस पर हम चाहते हैं कि एमफिल हो।
तो मैंने पहले समझा कि आप जरा ज्यादा भारी हाथ रख रहे हैं मुझ पे। मैंने कहा देखिए साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, आप हो सकता है मेरे वालिद की किताबों पे कुछ करना चाह रहे हो तो उन पर करिए, वो बड़ी शख्सियत है, मैंने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया, तो ये कोई मुनासिब नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम आपके नॉवेल्स पर, खुसूसन क्योंकि नॉवेल खासे मौजूआत के लिहाज से कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और खासे दूसरा इसका वो है, तो इस पर हम बात चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर लिखें। मैंने कहा ठीक। अच्छा, थीसिस लिखे? हाँ, तो उन्होंने मेरे नॉवेल के ऊपर जो दोनों नॉवेल्स हैं उन पर अपना एक थीसिस लिखा। और फिर मेरी भी और भी चीजों को भी शामिल करते चले गए। उनका जब एमफिल कंप्लीट हो रहा था तो वो मेरे कांटेक्ट में आए, तो मैंने फिर उनसे गुफ्तगू के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि मगरबी अदब के हवाले से बात हुई कि आप मगरबी अदब के हवाले से क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मगरबी अदब के हवाले से तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मुझे इस मामले में कुछ करना चाहिए। मेरी एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे इतना बड़ा क्रेडिट मिल रहा है तो मैं अपनी तरफ से कुछ और ऐसा कंट्रीब्यूट करूं जो ज्यादा और भी सीरियस नौयत का हो, जो वाकईतन तालिब इल्मों के काम आ सके। जी जी। तो ये किताब मैंने इसी हवाले से लिखी थी, अपने पोस्ट मॉडर्निज्म तक जो कुछ भी फ्रॉम द अर्ली स्टेज लाइक एंशिएंट दौर से लेके अब तक वेस्टर्न लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ। हमारी नजर ईस्टर्न लिटरेचर पर तो है, लेकिन वेस्टर्न लिटरेचर किसी हद तक है, मैं कहूँगा ज्यादा तो नहीं जानता मैं, लेकिन वेस्टर्न लिटरेचर पर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब कभी भी किसी सोसाइटी में आते हैं तो उम्मी तौर पर हम अपने इन जनरल जी जी हाँ अपने कल्चर, तहजीब और सकाफत के साथ आते हैं, और फिर मगरबी दुनिया से हम बहुत ज्यादा उतना ही सर्वाइवल की टैक्टिक्स होती हैं, या फिर हमारी एक जनरेशन तो बल्कि लॉस ही हो जाती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात की है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, लॉस तो होता है, सब कुछ नहीं आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है, और ये सारी चीजें कि आपको बस आप आ गए हैं, एक चीज तो खोना, ग्रेजुअल रिपरकशंस और कंसीक्वेंसेस जी जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये ख्याल है कि हमें हमारे तालिब इल्मों को खासतौर पर खुसूसन इस वक्त जबकि एक तरह की हमने ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं और ये सोशल मीडिया ने कनेक्ट कर दिया हम लोगों को, अब तो एक घर आंगन बन गया है। हाँ, पाकिस्तान और कनाडा लोग ऐसी बातें बहुत आसानी हो गई है, और ये पहले वाली बात नहीं हुई है। जी बिल्कुल। तो मुझे यूँ ख्याल है कि जो भी पॉलिटिकल सोशल डायनेमिक्स थे हर एरा के, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेज लाइक स्टार्ट फ्रॉम यूनानी दौर से अगर हम बात शुरू करें, यानी 2-3 हज़ार साल कबल से, और उससे शुरू करते हुए रोमानी दौर से आए, यूनानी दौर से रोमन दौर में आए, रोमन दौर से हम मिडिवल दौर यानी मिडिल दौर में आए, फ्रॉम 500 to 1000 ईयर्स। उसके बाद हम रेनेसेंस के दौर में आए, या रेनेसेंस के बाद हम न्यू क्लासिकल दौर में आए, या क्लासिकल दौर में आए, या मॉडर्निज्म में आए, या पोस्ट मॉडर्निज्म आए, रियलिज्म में आए। तो ये जो एरा पूरा का पूरा 2000 साल का है, इसमें क्या पॉलिटिकल चेंजेस आई, क्या सोशल चेंजेस आई, जिसकी वजह से किस किस्म का अदब भी लिखा गया। तो हर दौर का अदब एक अलग तरह का। तो मैं चाह रहा था, असल में थीम जो मौजू है इस किताब का वो ये है कि हमें क्लियरली 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट नजर आते हैं पूरी मगरबी दुनिया में। एक पूरा रिलीजियस फिक्र है जो हमें नजर आती है, और एक हमें पूरी उसके सामने सेकुलर फिक्र नजर आती है, और ये हर दौर में रही है। ये 2-2.5 हज़ार से, यानी अगर आप क्रिश्चियनिटी के से पहले चले जाए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो भी आपको होमर नजर आता है, होमर की एलॉयड नजर आती है। अगर आप यूनानी दौर में आ जाएं, और अगर आप कहेंगे साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं, या हमें बाइबल की बात होती है, या हम मूसवी शरीयत की बात करते हैं, जो भी हम हमारे ज़हन की बातें, तो हम जब वो सारी की सारी शरीयत की बातें कर रहे होते हैं, और सारा वादी सीना का किस्सा और कैनन की वादी का किस्सा सब बयान कर रहे होते हैं, और तमाम ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, 66 बुक्स लिखी गई, 29 उसमें वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो दूसरी तरफ हमको आगे जाकर दांते की डिवाइन कॉमेडी भी नजर आती है, उस दौर का हमें वर्जिल भी नजर आता है। तो वर्जिल जो है वो आपको सेकुलर फिक्र के साथ नजर आता है। दांते की डिवाइन कॉमेडी जो मिडिवल दौर में अगर आप चले जाएं तो आपको पूरा का पूरा एक मजहबी कल्चर नजर आता है, उसको हम हेबरिक कहते हैं, हेबरिक स्कूल ऑफ थॉट नजर आता है। तो उसके अगेंस्ट, उसके पैरेलल बिल्कुल आपको उसी दौर में सेंट अगस्टिन जरूर नजर आता है, मगर सेंट अगस्टिन मजहबी नहीं है, वो एक सेकुलर भी उसका एक रिफ्लेक्शन नजर आता है कि उसके जरिए से फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो मजहब में शामिल होता चला गया। तो उसने एक अलग तरह के डायनेमिक्स डेवलप किए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सोचा है कि 2 तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स क्लियर नजर आते हैं, इनको पैरेलल रखकर और पॉलिटिकल सोशल डायनेमिक्स के पस मंजर में हर एरा के साथ साथ लिखता चला जाऊंगा। तो बच्चे जब पढ़ेंगे इसको, यानी स्टूडेंट्स जब इसको पढ़ेंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट खासतौर पे, तो उन्हें पूरा वेस्टर्न लिटरेचर समझ में आ जाएगा, वेस्टर्न हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी इस पूरे 2000 साल की,
इस छोटी सी 350 सफ़े की किताब में उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि अदब कैसे लिखा गया, उनको ये भी समझ में आ जाएगा कौन से बड़े राइटर्स आए, उनको ये भी समझ में आ जाएगा किस किस्म की चीज कैसे। तो एक पूरा का पूरा एक जिसे कहते हैं क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बड़ा कंपाइल और कंपोज मैंने अपने तौर पे लिखने की कोशिश की। ये तो मतलब काफी कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है ये? लगभग 350 सफ़े की है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये इसको इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश में इस बुक को इंग्लिश में भी होनी चाहिए 100% ताकि हमारे बच्चे, अगर किसी करम फरमा की नजर पड़ी तो वो कर देगा तो ये काम बिल्कुल, क्योंकि ये जो किताब है ये हमारे बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। मगरबी अदब पूरी इसके आपने निचोड़ इस किताब में आपने आज देखें, ये कितनी खूबसूरत किताब है। मैंने आपकी तमाम बातों से यही अंदाजा लगाया कि जितने डीप में जाकर के आपने ये किताब लिखी। तो सर कितना टाइम लगा इस किताब? जी मैंने बताया ना वो एमफिल का 2 साल तो मुझे बहुत कम लगा है। आपकी किताब में देख रही हूँ तो ये तो बहुत कम चलता रहा सिलसिला, मैं लिखता भी रहा। अभी मैंने बताऊँ ना ये काम सारा रिसर्च का था। हाँ, ये जरा मुख्तलिफ है। हमारे जो तख्लीकी काम है ना उसमें तो एक होता है, बड़ी तेजी से फ्लो आता है थिंकिंग का, और आप बैठे होते हैं मुस्तकिल कहानी के हवाले से और कहानी के किरदार में उतरे। मसलन जो खोए हुए सफ़ात है वो मैं उसकी जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, मैं दोबारा नॉवल पे जा रहा था, वो एक लड़की है, तो मैं लड़की बनकर मैंने लिखा। तो मैं एक लड़की की क्या फीलिंग हो रही है, ख्याली तस्वुराती साथ क्या मसाइल है, हाँ। तो वो एक अलग तरह का तजुर्बा है। वाह, ये जो है बहुत ही ये सब चीजों से हट कर ये मगरबी अदब में किताबें निकाले में नोट्स बना रहे हैं, हाँ। इस तरह से लिखना है, उसको कंपाइल करना है। इट्स मोर लाइक ए पोस्ट मॉडर्निज्म। ये वो काम है जो आज के दौर का, यानी ये चूंकि आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म 21st सेंचुरी में है और ये कंज्यूमर सोसाइटी है, ये रीफ्रेमिंग का दौर है। आज का दौर रीफ्रेमिंग का दौर है। आजकल ज्यादातर किताबें ऐसी है क्योंकि इतना लिखा जा चुका है 2000-3000 साल में, इंसानों ने इतना ज्यादा काम कर लिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनको रीफ्रेम करके भी अगर कुछ चीज नई डेवलप करते हैं तो भी उसका कुछ ना कुछ आपको असरात पीछे से मिल जाते हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई, चीज पर लिखा है इंसानों, हर मौजू को चुना है, हर मौजू को। लेकिन मैं इससे बड़ी मुतासिर हुई है कि मगरबी अदब के बारे में आपकी सोच, आपकी, मुझे लगता है कि आप पढ़ते बहुत हैं, जाहिर बगैर पढ़े हुए आपने ये सारी आपकी जो सोच है, और ये बड़ी अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़िएगा। और मुझे लगता है कि इसको इंग्लिश में ज़रूर होनी चाहिए। इसके तर्जुमा जो आपने किया है उर्दू में, इसको इंग्लिश में ज़रूर इस किताब को आनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें और उससे उन कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। मगरबी अदब में जो कुछ भी हो रहा है उस दुनिया के बारे में जानने के लिए, तो इस किताब को ज़रूर आप पढ़िएगा। बड़ी खूबसूरत किताब है, अभी मेरे हाथ में है और मैं भी पढ़ने की कोशिश करूँगी। ये आपने बताया कि अमेज़ॉन में भी है? जी, ये अमेज़न अवेलेबल है, अमेज़ॉन में, ये चैप्टर पर भी है। ये तमाम आजकल वहाँ उर्दू किताबें भी आ जाती हैं, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप बुलंद इक़बाल लिखेंगे BALAND, मैं अपना बता रहा हूँ, आप किसी भी राइटर का नाम लिखिए तो यूजुअली मेरा नाम गलत स्पेल करते हैं लोग, बुलंद BULND, एक्चुअली इट इज बुलंद BA है, BAL। तो वो अगर बुलंद इक़बाल लिखें और बुक्स लिखें तो वो आ जाती हैं, मगर वो कमोबेश अब तमाम स्टॉल्स पर हैं, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी। अच्छा, नहीं अभी आपने उर्दू की बात की तो सर आप ये उर्दू को कहाँ देखते हैं? आपको क्या, आपके ख्याल में क्या कुछ उर्दू कहाँ तक जिंदा रहेगी, हम लोग रख सकते हैं इसको कहाँ तक के? देखिए ये बड़ा अच्छा इल्मी मौजू है। वजह इसकी ये है कि अगर हम अदब के हवाले से देखें या अगर हम सिर्फ जबान की जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन देख लें, तो उसका तो ऑल बेस्ड कि वो आप किस दौर में और किस जगह खड़े हुए हैं। जी। कोई भी जबान अपनी यूटिलिटी के लिहाज से बचती है, ये ऐसा मानना है। बिल्कुल, अगर हम मॉडर्न दुनिया में शामिल नहीं होंगे और अगर हम मॉडर्न फिक्र के साथ अपनी चीजों को नए अंदाज से नहीं लिखेंगे और शामिल नहीं होंगे विदाउट एनी पैरानोया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होते रह जाएंगे और बेशक निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये है प्रॉब्लम उर्दू का भी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि आप देखिए कि आज तक उर्दू के किसी अदीब की कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि इकबाल को जानते हैं, सब जानते जरूर हैं, लेकिन एक मखसूस हल्का जानता है। हमारे यहाँ कभी कोई बुकर प्राइज नहीं मिला, हमारे यहाँ कभी कोई नोबेल प्राइज तो मिला ही नहीं आज तक। ये पहली बार अभी इस लड़की को मिला है, हैन कैंग को, जो इस साल का नोबेल प्राइज जो हमारी साउथ कोरिया की है। मगर हमारे तो वहाँ पे कभी लिटरेचर का नोबेल प्राइज नहीं मिला। वजह उसकी क्या थी? क्योंकि उर्दू लिटरेचर जो है, जैसे देखिए मैंने शेक्सपियर को थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने उनकी जूलियस सीजर ये वो थोड़ी हैमलेट ये वो देखी, फिर मैंने गालिब को पढ़ा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सोचूं कि यार नहीं तो दो मतजाद चीज थी, दो मतजाद चीजें, बिल्कुल दो मतजाद चीजें थी। ड्रामे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन चले आप शायरी की बात करते हैं, आप शैली को पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, आप कीट्स को देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटे खत के लोग हैं, बहुत अजीम लोग हैं। बेशक।
लेकिन हमारे पास एक अलग तरह का फलसफा मिलता है, एक अलग तरह की उपज मिलती है, एक अलग तरह की गहराई मिलती है, लेकिन ना तो वो प्रॉपर कभी ट्रांसलेट हुआ, ना तो कभी वो इंटरनेशनली प्रेजेंट किया गया जिस तमीज से उसको प्रेजेंट करना चाहिए था, और ना ही कभी भी हमारे राइटर्स को वो उन हर अदब जो होता है वो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी तहजीब को रिफ्लेक्ट करता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ नया तो होना ही चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो पैरेलल ग्राउंड पे सामने आनी चाहिए। हमारे बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग। तो सर आपको कभी अगर मौका मिला तो क्या इस पे आप रोशनी डालेंगे, आप पे कुछ लिखेंगे उर्दू अदब पे? मैं तो कभी उर्दू के हवाले से ऐसे तो जाहिर है आप बहुत कुछ लिख चुके हैं, हाँ कि कुछ लिखे। लेकिन देखिए अब आजकल मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर आप टीवी प्रोग्राम से हवाले से कह रही थी मेरे, तो मैं बुक कॉर्नर कर रहा हूँ एक, ठीक है, कनाडा में। वहां मैं नई नई किताबें जो वेस्ट में लिखी जा रही हैं उस पर बात करता हूं, तबसरा करते हैं मैं खुसूसन मॉडर्न दौर की किताब, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैंने 2-2.5 हज़ार की तो लिख दी ना किताबें, क्या अब आपको तासुर तो बन गया कि पीछे क्या हुआ है, क्या हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अब कम से कम हमारे जो बच्चे, हमारी जो नई जनरेशन है, खास तौर पे मैं कहूंगा 2000 के बाद की जो जनरेशन है, मैं उनसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ उनके बारे में, क्योंकि उससे पहले की जो 80 की जनरेशन है वो उसका बड़ा प्रॉब्लम है। वो बहुत ही सिलेंड्रिकल है और बहुत ही उनका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब की मसाइल की वजह से। लेकिन 2000 के बाद से जो जनरेशन डेवलप हो रही है, जो सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट में आ रही है, जो इस उसका वर्ल्ड का डाइवर्सिटी का हिस्सा बन रही है, वो चेंज आ रही है, वो चेंज आ रहा है। तो उसमें चेंजिंग की क्या वजह है? उसमें क्या ये हमारी सोशल मीडिया और ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव रोल तो है ना, हम हर चीज को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। बिल्कुल है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव रोल है। और जनरली देखिए किताब का दौर खत्म हो रहा है, मैं मानता हूँ, कागज का दौर खत्म हो रहा है, तो अब इसके ऊपर मातम करने की जरूरत नहीं है। अब सोचना यह है कि जो विजुअल रिफ्लेक्स का रोल है उसको पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की है कि वाकई ये पढ़ने का जो रुझान है, जरूरी नहीं कि आप किताब हाथ में लेकर ही पढ़ें, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं जैसे बुक कॉर्नर प्रोग्राम करता हूँ, हर आधे घंटे में एक नई किताब मैं जो वेस्ट में लिखी जा रही है, खास तौर पर इसलिए टच करता हूँ, कभी कभार अपने भी लोगों को टच कर लेता हूँ, मगर मेरी प्रायोरिटी होती है कि वेस्टर्न, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना किसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के, बिना किसी बायस के, बिना किसी किस्म की तरफदारी के, बकौल कैसे मैं नॉवेल या किताब जो भी आ रही है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, जो मुझे अगर मौका मिल जाए, मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, मैं तेज रीडर हूँ, मोटी मोटी चीजें कम से कम निकाल लेता हूँ उसमें। इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं सर? आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन में जाहिर सी बात है आपकी जॉब है, यहाँ पे कहाँ पे जॉब है आपकी? टोरंटो। मैं नॉर्फॉक जनरल हॉस्पिटल में हूँ, इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे। उसके बावजूद भी आपने इतने कैसे टाइम को मैनेज करते हैं सर आप? बस वो असल में मैं तो उसमें क्रेडिट अपनी भाई बेगम को दूंगा कि वो मेरा बड़ा ख्याल करती है, शजिया। अच्छा। वो बहुत ख्याल करती हैं। फिर बच्चे भी माशाल्लाह, मेरे बच्चों को भी बड़ा अदब फलसफे का शौक है, मगर मैंने एक माहौल भी घर में ऐसे ही बनाया है कि थोड़ा सा हम लोग फलसफा अदब ये वो डिस्कस करते रहते हैं आपस में, और मेरी वाइफ इस मामले में बेइंतहा सपोर्टिव है। मुझे उन्होंने बिल्कुल बहुत कैसे मतलब क्या कहूँ मैं ऐसे। आपको इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया, थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा, टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अवार्ड और एक्नॉलेजमेंट तो यही है कि जो मुझ पे इस किताब पर जो मेरे नॉवेल्स उन पे एमफिल इंडिया में भी और टोरंटो और कनाडा में, यूएसए में आपसे बहुत कुछ थोड़े बहुत लोग मोहब्बत में दे, उसमें नहीं मोहब्बत नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि जनाब आपको। मैं समझता हूँ अवार्ड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जी हाँ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं जिंदगी में किसी अवार्ड या किसी एक्नॉलेजमेंट या किसी ये बहुत ही मामूली और सतही बातें हैं। मैं समझता हूँ कि संजीदगी से कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम थोड़ा बहुत करना चाहिए और उसको अपना पैशन बनाना चाहिए ताकि जिंदगी का वक्त अच्छा गुजरे। बहुत खूबसूरत बात की आपने। और मैं जनाब रोशन ख्याल साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपको पता है मैं इनका इंटरव्यू करने वाली थी तो उन्होंने बिल्कुल आपका नाम फौरन ले लिया कि मुझसे ज्यादा बेहतर बुलंद अकबाल है। तो मैं उनकी मोहब्बत भाई, वो मेरे बड़े भाई है, वो ना सिर्फ बड़े हैं उम्र में बल्कि वो बिलाशुबा एक बहुत बड़े इंसान है। बेशक, बिल्कुल, बहुत इनकी सारी बहुत खूबसूरत शख्सियत है उनकी, बहुत खूबसूरत शख्सियत है। बहुत अपने आप को लकी के वालिद की जगह है वो मेरे। हाँ बेशक, बिल्कुल वालिद की तरह हमसे मोहब्बत करते हैं। उनसे आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई 4 बहनें हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका कौन सा नंबर है सर? मैं 7वां हूँ। अच्छा 7वें। मेरे बाद मेरी एक छोटी बहन है, वो भी डॉक्टर है, वो अमेरिका में होती है। अच्छा माशाल्लाह। और हम 4 भाई 4 बहनें। तो सबसे बड़े रोशन ख्याल है, औजे कमाल रिटायर्ड प्रोफेसर है ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से, वो भी अदब में है, वो भी रिसाला दुनिया अदब निकाल रहे हैं पिछले 30 साल से। और जुल जमाल जो है वो एयरलाइन में होते हैं यहाँ पे, कनाडा एयरलाइन में। उनका अदब से इतना ताल्लुक नहीं है, वो ज्यादातर अपना एयरलाइन के कामों में रहते हैं, वो बड़े उनका पैशन एयरलाइन है।
और बहनें 4 हैं। सबसे बड़ी बहन जावेदा जो है वो भी रिटायर्ड प्रोफेसर है, इस्लामिक आइडियोलॉजी के, पाकिस्तान में रहती है। दूसरी बहन फरोजा रिजवी, वो भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अब सब रिटायर होते जा रही है पॉलिटिकल साइंस। तीसरी बहन गजाला है, वो भी रिटायर्ड प्रोफेसर है एजुकेशनल के। तो फैमिली हमारी माशाल्लाह टीचिंग और मेडिसिन। हाँ हाँ, भांजे भतीजे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कोई नाइग्रा फॉल में है, कोई यहाँ है। हाँ हाँ हाँ, मैं बेशक एक इल्मी घराना मैं कह सकती हूँ, और अदबी भी, और बहुत खूबसूरत शख्सियत है। टाइम चूंकि बहुत तेजी से, और बहुत सारी बातें करनी है मुझे ये डॉक्टर साहब से। मैं ये कहूँगी कि उसके बाद में मैं आपको ज़हमत दूंगी, क्योंकि आपकी सारी बुक्स और आपकी जो सोच है और आपकी जो मतलब किताबें हैं, उन पे अगर हम एक पर भी तबसरा करें तो 2-3 प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा मुसलसल। तो ये क्या हमारे टीवी के लिए कुछ कहेंगे सर? जी, मैं पहली बात तो बहुत मुतासिर हुआ आपके इस स्टूडियो में आकर। अच्छा लगा आपको? मुझे अंदाजा नहीं था, मैं समझ रहा था कि यूजुअली हमारे 1-2 कमरे का ही होता है स्टूडियो जैसे हमारा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा स्टूडियो है। ये आरफा आपा का कमाल है, और बड़ी खूबसूरत शख्सियत उनकी है, और ये कि उन्हीं का चैनल है ई आवाज टीवी 770। देखते रहता हूं उनके प्रोग्राम, देखते हैं प्रोग्राम आप? बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने का और टाइम निकालने का, और ई आवाज टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि ऐसे खूबसूरत लोगों को मौका देते हैं। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।